हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली है और आरओ की निकली है, उसकी तैयारियों को लेकर। सबसे पहले हम इस कड़ी में शुरू कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में जो हिंदी का सिलेबस है, जो कि 100 नंबर का है, आप सबको पता ही है। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिंदी का जो 100 नंबर का सिलेबस है उसमें आपके कम से कम 70 से 75-80 नंबर तक कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस कड़ी में मैं आज से ये सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है हिंदी का। तो दोस्तों जो ये हिंदी का 100 नंबर का सिलेबस है, इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहले यूनिट में आप देख सकते हैं कि वर्ण विचार है, जिसमें स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हो गया, वर्णों का उच्चारण, स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि। दूसरी यूनिट में हिंदी शब्द समूह, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आदि हैं। तीसरी यूनिट में आपका शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि है। चौथी में आपका शब्द रचना, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द हैं। पाँचवीं में आपका शब्द रचना, जिसमें अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुति, सम और भिन्नार्थी शब्द हैं। छठवीं में आपका वाक्यांश क्लेश शब्द, अशुद्धि शब्द। सातवीं में आपका अशुद्धि शोधन, मतलब जिसमें आपका शब्द दिए गए होते हैं उसमें आपको मिस्टेक चुननी होती है मात्राओं में, वर्तनी में। और दूसरा एक वाक्यगत अशुद्धि, जिसमें पूरा वाक्य दिया गया होता है, इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको देखना होता है कि कहाँ पे गलत वाक्य, कहाँ पे मतलब एरर है। आठवां है आपका लोकोक्ति, मुहावरे। नौवां है विराम चिन्ह। 10वां है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक आदि। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे हैवी वेटेज है इसमें हिंदी में, वो है वर्ण वाले पहली यूनिट का। तो दोस्तों हम इस वेटेज के हिसाब से भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको थोड़ा और अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो इस कड़ी में जो सबसे वेटेज वाले इसमें यूनिट पार्ट है, वो है आपका वर्ण विचार, और दूसरा है आपका व्याकरण विचार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि हैं। तो और बाकी भी दोस्तों 10-10 नंबर के तो हैं, तो हम किसी भी पार्ट को जो है हल्के में नहीं ले सकते, सब में हम अच्छे से कवर करेंगे। और मैं दरअसल आपको एक्स्ट्रा इधर उधर का ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस ना करते हुए सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब लगभग मेरी ओर से आपको पूरा शॉर्ट ही है कि इनमें से मतलब लगभग अधिक एग्ज़ाम में आने के चांसेस में बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो मेरे आपको कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पूरा आपका यूपी PCS, MP PCS, बिहार PCS और यूके जो हमारा PSC है, इसके भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ वही करवाऊँगा मैं आपको। चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम हो, चाहे अनेकार्थी हो, है ना, संज्ञा, सर्वनाम के एग्जाम्पल हो, वो सब मैं आपको सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। तो इसलिए आप इस पर मेरी सीरीज के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जब भी हम हिंदी की बात शुरू करते हैं, हिंदी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, वर्णमाला को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि वर्ण होता क्या है। दोस्तों जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो वर्ण, जिसे ध्वनि भी के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी दरअसल एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वर्ण का मौखिक रूप क्या है। ऑप्शन में आता है ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, या इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें आपको ध्वनि एक ऑप्शन दिया होगा, आपको ध्वनि चुनना होता है। और इसी तरीके से इसको दूसरे फॉर्म में हम लिखें तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है। ध्वनि का लिखित रूप दोस्तों वर्ण होता है। आपने ध्यान रखना है, वर्ण जो होता है वो लिखित रूप होता है और ध्वनि जो होता है वो मौखिक रूप होता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब आपके पास दरअसल समय बहुत कम है, 2 से 2.5 महीना भी पूरा नहीं है, लगभग 2 महीना मान के चलिए। तो आपको इतना समझने का समय नहीं है कि आप बहुत डीप समझेंगे एक चीज़ को क्या है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसको आप समझेंगे तो आप उलझ भी सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत डीप स्टडी, बहुत गहन समय के साथ साथ मतलब पर्याप्त समय में आपको एक स्टेप वाइज इसको समझना होता है। लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इतना समझने में आप समय व्यर्थ ना करें। और जो मैं
आपको नोट्स के तौर पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसके नोट्स बनाएं और इसको लगातार रिपीट करते रहें, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट होते रहते हैं हर स्टेट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो लिपि चिन्ह होता है, लिपि चिन्ह में जो वर्ण और ध्वनि होता है उसी का एक दूसरा नाम भी लिपि चिन्ह होता है। ये नए ट्रेंड देखा जा रहा है कई स्टेटों में कि वो वर्ण और ध्वनि तो लगातार रिपीट, मतलब हर एग्ज़ाम में वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे हर कोई अब वाकिफ़ है, अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन लिपि चिन्ह कन्फ्यूज़ करने के लिए नया ट्रेंड एक यूज़ किया जा रहा है आयोगों की ओर से कई जगह, जैसे बिहार PCS और UP PCS में देखा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो लिपि चिन्ह के लिए आपको याद रखना, लिपि चिन्ह भी ध्वनि और वर्ण को ही कहते हैं। और क्वेश्चन आता है लिपि चिन्ह का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। ऑप्शन आ सकता है आपको वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि या शब्द या वाक्य, इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन में वर्णमाला चुनना है। और दोस्तों इस तरह से फिर दूसरा एक बनता है क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन में ये दिए जाएंगे ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य में, ये इनका जो क्रम है ये आपको आगे पीछे करके दिया जाएगा। तो आपको इसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। व्यवस्थित क्रम को दोस्तों ये आपने नोट कर लेना है। ध्वनि वर्ण एक ही होता है ना, ध्वनि दिया होगा या वर्ण दिया होगा। तो पहले सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि वर्ण, फिर होता है शब्द, फिर होता है पद और फिर होता है वाक्य। इस क्रम को दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। इसको आगे पीछे दिया जाएगा, याद रहे। इसको आपने व्यवस्थित क्रम में लगाना है। छोटे से बड़े में दिया होगा या बड़े से छोटे में पूछा होगा, इसी हिसाब से लगाना है। ये जो मैंने दिया है ये आपका छोटे से बड़े में दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हर एक इनको एक कोई मिस नहीं करना है आपने। और इसके बाद हम फिर बात करते हैं, फिर आपका आता है कि वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। वर्णों की संख्या दोस्तों 52 होती है, याद रखना आपने। स्वर की बात करें, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है वर्णों को। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। स्वरों की संख्या दोस्तों पूछी जाए तो स्वर होते हैं 13, जिनमें आ, छोटा ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ओ, री, अंग, 13 होते हैं दोस्तों। लेकिन इनमें अयोगवाद स्वर भी शामिल होते हैं। अयोगवाद इनमें स्वर 2 होते हैं। आप देख सकते हैं जो अंग और आहा है, इसको अयोगवाद स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो स्वर के रूप में ना होकर ये जो है ये स्वर और व्यंजन दोनों के इसमें गुण होता है, इसलिए इसे अयोगवाद स्वर कहा जाता है। और जो अंग और आहा होते हैं ये याद रखना, इन्हें अनुनासिक अनुस्वर भी कहा जाता है, ये दोनों स्वर। तो दोस्तों ये आपको नोट कर लेना है। और व्यंजन फिर इसके बाद 52 में से 13 हटा दिए जाए तो 39 बचते हैं, इनको व्यंजन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को कई कैटेगरी में दोस्तों बांटा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होते हैं इनमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन को समझने का सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देख सकते हैं पहली लाइन हो गई क वर्ग, उसके बाद होता है च वर्ग, फिर होता है ट वर्ग, फिर होता है त वर्ग, फिर होता है प वर्ग। तो हर वर्ग में 5-5 शब्द होते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ण। इसी तरह से त में प वर्ग में 5-5 होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग के क वर्ग की बात करें सबसे पहले, तो क वर्ग में जो आपका स्टार्टिंग के 4 वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं स्पर्शी, क, ख, ग, घ। और इसके बाद अलावा जो 5वां वर्ड होता है ये होता है पंचमाक्षर। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो होता है पंचमाक्षर कहलाया जाता है दोस्तों। इसे अनुनासिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बिंदी का यूज होता है इन सब अक्षरों में। और इसी चौ वर्ग की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और जो 5वां नाम वर्ग है ये पंचमाक्षर कहलाता है। इसी तरह से ट वर्ग में बात करें तो स्टार्टिंग के 4 वर्ड जो है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, और जो 5वां अक्षर है पंचमाक्षर कहलाता है। इसी प्रकार से त वर्ग में भी स्टार्टिंग के 4 वर्ड जो हैं वह स्पर्शी व्यंजन और 5वां वर्ड जो पंचमाक्षर है। और इसी तरह से प वर्ग में की भी बात करें तो स्टार्टिंग के 4 वर्ड जो है स्पर्शी व्यंजन है और 5वां जो है पंचमाक्षर है। अब दोस्तों इसके उच्चारण की बात करें तो जो ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक है KTM डो। जैसे हम क वर्ग की बात करें सबसे पहले, तो क वर्ग जो होता है वो इसमें जो ध्वनि होती है वो कंठ से निकलती है, इसे हम के नाम से शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से च वर्ग की बात करें तो इसमें जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है तालु से। और ट वर्ग में की बात करें तो इसमें ध्वनि निकलती है मूर्धन्य से। त वर्ग की बात करें तो इसमें ध्वनि निकलती है दंत से। और प वर्ग की बात करें तो इसमें ध्वनि निकलती है ओष्ठ से। तो दोस्तों इसमें आपको शॉर्टकट का आप लिख सकते हैं KTMDO, KTM दो है ना, क, च, ट, त, प,
प को लाइन में लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं KTM डो, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा। K से कंठ, T से तालु हो गया, M से मूर्धन्य हो गया, D से दंत हो गया और O से ओष्ठ हो गया। KTM डो किट्री के आराम से बन सकती है। और दोस्तों बात करें आप इसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। दोस्तों क्वेश्चन इसमें सिंपल सा फ्रेम होता है। हालांकि आप अगर मेरी बात को नोटिस करेंगे तो आप आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसमें क वर्ग का जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो क वर्ग में कोई सा भी वो शब्द उठा लेते हैं। क, ख, ग, घ, पांचों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड उठा लेंगे। मान लिया ग उठा दिया, तीसरे नंबर है ग, तो इसमें पूछा जाता है कि ग जो इस ध्वनि निकलती है कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन में होगा कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत। तो आपको कंठ ऑप्शन चुनना है। सिंपल सा सवाल है। इसी तरह से ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में ठ दूसरे नंबर का उन्होंने शब्द उठा लिया। उसमें पूछेंगे कि ये जो शब्द की ध्वनि निकलती है कहाँ से निकलती है। आपको लिखना है ऑप्शन में मूर्धन्य चुनना है। इसी तरह से फ की बात करें तो आपको ओष्ठ चुनना है। सिंपल सा हुआ है। दोस्तों अगर आपने ये समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने आसानी से, हालांकि समझने वाला भी कुछ नहीं है, आसानी से देखना और याद करना, और एक बार याद कर लिया तो फिर आप भूल नहीं सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपका नंबर पक्का है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से नंबर कवर कर सकते हैं। आपको हालांकि आपने नहीं पढ़ा या आप समझ नहीं पाए तो आपके वो नंबर आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा बहुत टफ सवाल दे दिया, लेकिन ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं होता। बस एक बार समझने की, याद करने की देर होती है। बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों इसमें। दोस्तों ये हो गया। अब तीसरे में हम बात करेंगे जो व्यंजन होते हैं उनको कई कैटेगरी में इनके नाम दिए होते हैं। हर जो व्यंजन रहते हैं उनके अलग अलग कैटेगरी में शामिल होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें य और ल व को रखा जाता है, याद रखिएगा आप। और अर्धस्वर, अर्धस्वर में य और व को अर्धस्वर कहते हैं। संघर्षी व्यंजन की बात करें तो संघर्षी व्यंजन में स, श, ह, फ, ख, ग, ज आदि शब्द शामिल होते हैं। और स्पर्शी संघर्षी में बात करें तो च, छ, ज, झ, ण। और इसी तरह से लुंठित में दोस्तों एक अकेला र जो होता है लुंठित व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक की बात करें तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसी तरह से उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ड़ और ढ जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। आपको ये सब याद रखना है दोस्तों। इसमें याद करने वाली कुछ, मतलब समझने वाली कुछ नहीं है, बस आपको याद करना ही है। और एक बार आपने याद कर लिया तो बस फिर आप इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। क्वेश्चन सिंपल सा वही होता है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन को चुननी है। ऑप्शन में आपको 3 वर्ड अलग अलग दिए जाएंगे और एक वर्ड में य र ल व में से कोई सा भी एक वर्ड शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको इनमें से एक वर्ड चुनना है अंतस्थ व्यंजन के नाम पे। इसी तरह से अर्धव्यंजन में आ सकता है कि अर्धव्यंजन, इनमें से अर्धव्यंजन चुनिए। इसमें आपको च, छ, य, र, ढ कुछ भी दिया जाएगा और एक ऑप्शन दिया जाएगा य, व, या वो। इन दोनों में से एक शब्द दिया जाएगा। आपको इन दोनों में से जो सा शब्द होगा वो चुनना है। इसी तरह से स्पर्शी व्यंजन में, लुंठित में इसी तरह से क्वेश्चन बनता है सिंपल, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। और इनमें से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इन 19 वर्णों में के चयन में से ही पूछे जाएंगे और एक भी आपका नंबर छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। अगर जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ इनमें से आपने पढ़ लिया है तो दोस्तों आप जो नोट करा रहे हैं इसको अच्छे से नोट कीजिए और इसका रिवीजन बार बार कीजिए, क्योंकि समय भी कम है और समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डीप इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस आपको नोट मेन क्वेश्चन के मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इधर उधर का एक्स्ट्रा थ्योरी ना करवाते हुए, क्योंकि आप भी समय नहीं है और इतना ज़्यादा सही बताऊँ तो इतना डीप स्टडी करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अब दूसरा टॉपिक है व्यंजनों को महाप्राण और अल्प प्राण के रूप में भी बांटा जाता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे अल्प प्राण की। दोस्तों अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जो है, जो आपका को स्पर्श व्यंजन आपको याद होगा कि स्पर्श व्यंजन हमने पीछे लिखवाया था क, च, ट, प वर्ग के जो 5 शब्द होते हैं उसमें हमने स्पर्श व्यंजन लिखवाए थे आपको। अब स्पर्श व्यंजन को आप लिख सकते हो 5 जो वर्ग हैं क, च, ट, त, प। अब इनमें से जो होता है शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अल्प प्राण को आपको कैसे पता करना है, याद करना है। अल्प प्राण की शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों 1, 3, 5 135। 135 का मतलब क्या हुआ, पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3, 5। तो दोस्तों जो भी वर्ग हैं इसमें पहला,
तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से च वर्ग की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। ट वर्ग की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। ट वर्ग में भी, प वर्ग में, इसी तरह से पहला, तीसरा, पांचवा याद रखना आपने, जो भी वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाता है। और अल्प प्राण के अलावा दोस्तों इसमें 4 वर्ण और हैं जिसको आपको अलग से बस याद करना है। य, र, ल, व, य, र, ल और ड़। ये दरअसल अंतस्थ व्यंजन है, जैसा कि आपको याद होगा। तो बस आप इसको याद करना, अल्प प्राण के नाम की ट्रिक है। 135 और यरल ड़, यह अंतस्थ ड़। 135 अंतस्थ हो गया, य, र, ल और ड़ हो गया एक्स्ट्रा। बस 135 अंतस्थ ड़ अल्प प्राण की शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, बहुत इजी, सब आप भूल नहीं सकते। एक बार याद कर लिया आपने तो भूल नहीं सकते हो आप, इतना तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। और दोस्तों अब बात करेंगे महाप्राण की दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक है 24 का मतलब हो गया दूसरा और चौथा, जो भी 101, 3, 5 के अलावा बचा 2 और 4। तो दोस्तों क, च, ट, त, प जो पांचों वर्ग हैं, इनमें जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो सीधा सीधा आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है, आपको ये याद रखना है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों 2, 4 और स, श, श और ड। स, श, श, ह, स, श, श और ड। स, श, श जो आपको याद होगा कि इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, आपको याद रखना। 24 स्पर्शी और ड। स्पर्शी में आ गया आपका स से सांप, श से आपका शलजम और श से षटकोण, श, श, श और ड, है ना। 224 स, श, श और ड। ये दोस्तों अल्प महाप्राण है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से महाप्राण को चुनिए, तो 3 वर्ड अलग अलग आ जाएंगे और एक वर्ड इनमें से जो पांचों वर्ग के 2 शब्द हैं, वर्ण हैं, इनमें से एक कोई सा भी वर्ण उठा दिया जाएगा, तो आपको सही विकल्प में इन्हीं में से चुनना है। या फिर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा महाप्राण नहीं है, तो 3 शब्द जो है इन्हीं में से दिए जाएंगे और एक शब्द जो है अल्प प्राण या एक्स्ट्रा किसी दूसरे मतलब वर्ग से इसमें दे दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना और महाप्राण पूछा जाएगा तो इनमें से, और नहीं पूछा जाएगा तो इनमें से जो नहीं होंगे एक्स्ट्रा होंगे उनमें से। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको ये मतलब इसी वर्ण जो मैंने ये अभी तो आपको नोट करवाई हैं 5 स्लाइड में, इनमें से आपको लगभग 10 में से 6 से 7 नंबर तो आपके दोस्तों इसी में से कवर होने तय हैं। आपने पढ़ लिया अगर अच्छे से तो आपको 7 से 8 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये आपको छोटे छोटे जो ये आपको कैटेगरियाँ हैं, इन्हीं में से दोस्तों पूछते हैं और उलझा देते हैं, और कई महाप्राण अल्प प्राण में से तो आपको आएगा ही आएगा। और व्यंजनों के जो ये आप मैंने कराए अंतस्थ व्यंजन, अर्ध व्यंजन, स्पर्शी, संघर्षी, पार्श्विक, लुंठी, तो इनमें से भी 2-3 क्वेश्चन बनने ही बनने दोस्तों, इतना तय है। तो दोस्तों आज मैंने कराई आपको हिंदी की पहली यूनिट, जिसमें वर्णों के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये सब के सब क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत आपको हेल्पफुल करने वाले हैं, और आपको अच्छे से अच्छे मतलब मार्क्स की दावेदारी ज़रूर ये आपको की प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों आपको आप अगले वीडियो में मैं कराऊंगा 2nd यूनिट। तो इसी तरह से हम पूरी यूनिट हिंदी कवर करेंगे अगले 4 से 5 दिन के अंदर, कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।